सभी सखियों, सखाओं और चंचल को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। राजुल जी आपको और सभी को मेरा भी नमस्कार, यानी चंचल का नमस्कार। और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। भाई देखो ना, इतनी सारी खुशियां लेकर आती है ईद, और कितनी मतलब जगमग जगमग होती है। मतलब नए कपड़े, इत्र की खुशबू, मीठी सेवइयों के साथ स्वाद भी है, रंग भी है, मोहब्बतों का त्योहार है। यानी कि स्टूडियो में भी जो है अभी खुशबू भर चुकी है इत्र की और मीठी मीठी सेवइयों की। आपने इतनी सारी बातें की ना, तो जैसे खुशियों का पूरा माहौल उतर कर हमारे स्टूडियो में भी आ गया। बिल्कुल। और मिलजुल कर त्योहार मनाने का संदेश देती है ईद, और इसीलिए इसको मीठी ईद भी कहते हैं। तुमने भी सेवइयों का जिक्र किया ना, तो इसलिए भाई ये तो बताना जरूरी है कि भाई सेवइयां तो खास होती हैं बहुत। और बिल्कुल मिठास जिस तरह सेवइयों में होती है, इसी तरह से हमारे रिश्तों में भी घुली रहनी चाहिए। और ईद क्योंकि मेल जोल का त्योहार है, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, सारे शिकवे गिले सब मिटाते हैं, और वही मिठास जो सेवइयों में है वो रिश्तों में भी घोल लेते हैं। देखो संदेश भी हमारे साथियों ने भेजे हैं। हमारे एक साथी ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में जब गाँव गए तो इसी तरह ईद का त्योहार आया। मोहल्ले में ही एक परिवार था, उनकी चूड़ियों की दुकान थी और बड़ा ही खुशनुमा माहौल रहता था जब वो चूड़ियां लेकर आती थी घर पर। हमारे घर से बेहद आत्मीय संबंध थे उनके। मुझे याद है उस समय वो हमें एक आना 5 पैसा और एक तांबे का छोटा सा पैसा देती थी ईदी के लिए। अच्छा। तो हम बहुत सारे भाई, चचेरे भाई बहन थे, तो अजिया मना करती थी कि सभी को मत दो। हाँ। तो कहती थी कि अजिया जी ये मेरा आशीर्वाद है और इससे हमको बरकत होगी, मेरा व्यापार बढ़ेगा। सही तो बात है। ये मिलजुल कर मनाने का देखो, बचपन की कितनी खूबसूरत याद हो जाती है कई बार त्योहारों की। इन्होंने हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या हमारे आत्मीय जन होते हैं, जब वो हमें बहुत खुशी से कुछ भी वो देते हैं, वो एक आना दो आना, या आज की बात करें चाहे वो 10 रुपए और 100 रुपए की बात हो, ये इन्हें हम किसी रकम से, नकद से, पैसे के नजरिए से ना देखकर इसमें उनका जो प्यार है, आशीर्वाद है, अपनापन है और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, उस नजरिए से देखें। और वाकई में कहते हैं कि इस तरह से जब लेन देन होता है उसमें बरकत होती है। उससे कभी भी इस नजरिए से हम देखें कि अरे सामने वाले ने तो हमें सिर्फ 10 रुपए ही दिए, या हम ये देखें कि अरे लो 100 रुपए दिए तो बहुत बड़ी बात है। वहां पैसे नहीं, नीयत कैसी है और उसका मोल कितना है, उन भावनाएं क्या है। हाँ। भावनाओं की बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जीवन में कोई भी बात हो, भावनाओं की ही बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब देखो ना कि कल रोजा इफ्तार के बाद ही ईद के चांद के दीदार हुए और ईद का जश्न आज मनाया जा रहा है। और इस जश्न में हम, हमारे श्रोता सभी शामिल हो गए हैं। ईद की ढेर सारी मुबारकबाद भी मिल रही है। यानी कि जब रोजे रखे जाते हैं तब भी चांद देखकर रखे जाते हैं, और जब दोबारा चांद दिखता है पूरे 1 महीने के बाद में, तब वो लेकर आता है बहुत सारी खुशियां और सेवइयां। बिल्कुल। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि ईद का त्योहार मतलब मीठी सेवइयां खाने का दिन। मेरी एक सहेली के घर मैंने ईद पर सेवइयां खूब खाई हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ सजावट होती है सेवइयों की। ये भजिए और दही बड़े और छोले का स्वाद लिया है। ईद पर एक दूसरे के घर जाने का रिवाज भी है। बहुत कठिन रोजे के बाद ईद का दिन आता है। बहुत ही पवित्र महीना कहा जाता है। ये रमजान की बात कर रहे हैं। तो भाई आ गया है ईद का त्योहार और तो खुशियां हम भी मनाते हैं। हाँ।
कभी न आज रहा जाए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे खुशियों के चांद मुस्कुराए रे, ओ खुशियों के चांद मुस्कुराए रे, देखो मस्त जमाने आए रे, हाय रे खुशियों के चांद मुस्कुराए। देखो खुशियों के चांद मुस्कुराने के साथ साथ जब ऐसे जमाने आते हैं तो मतलब हर के लिए कुछ ना कुछ खास विशेष दिन होता है। आज एक और विशेष दिन भी है भाई, नवरात्र तो चल ही रहे हैं। हाँ। इसके अलावा भी बहुत खास दिन है। इसके अलावा एक विशेष दिन ये है कि जो नवरात्र का तीसरा दिन होता है, ये राजस्थान में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और इस उत्सव को कहा जाता है गणगौर पूजन। गणगौर पूजन सुहागन स्त्रियां करती हैं अपने सुहाग की कामना के लिए, और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। और इसी तरह से एक और त्योहार है आज, वो है इसे हम कह सकते हैं कि जन्मदिन मनाते हैं किसी का, तो वो भी उत्सव की तरह ही होता है। ज्योतिबा फूले जी की आज जयंती का उत्सव भी हम मना रहे हैं। और बड़े खास बात आज हम करने वाले हैं जो कि है सुरक्षित मातृत्व के बारे में। बिल्कुल। और एक माँ को सम्मान देना हर समय ही एक उत्सव की तरह होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक जीवन को इस दुनिया में लेकर आती है और खुद भी एक नए जीवन में प्रवेश करती है। माँ बनने का मतलब होता है कि एक नया जीवन शुरू होता है, और ये जीवन माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित रहे, इसीलिए आज का ये दिन मनाया जाता है। बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ भी खुश रहेगी तभी बच्चे का ठीक से लालन पालन हो पाएगा, और बच्चे का लालन पालन ठीक से होगा तो आगे चलकर बड़े होकर एक अच्छा इंसान बन सकेगा। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को क्या चाहिए, या प्रसव हो चुका है तो उसके बाद भी जो देखभाल है वो माँ और बच्चे के लिए कितनी जरूरी है, इस बारे में जागरूकता लाने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है हर साल। बहुत ही ये जो एक पल होता है ना, ये बहुत आनंददायक पल होता है उस स्त्री के लिए जब वो माँ बन रही होती है। और 11 अप्रैल को ही हम ये दिन मनाते हैं। और सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने के लिए पहली बार 2003 में ये दिन मनाया गया था। भारत में हर साल लगभग 35,000 से अधिक महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल न होने के कारण किन्हीं दुखद परिस्थितियों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। तो प्रसव से पहले और प्रसव के दौरान और बाद में कुशल देखभाल महिलाओं को और उनके नवजात शिशुओं को उनका जीवन बचा सकती है। ये दिन मनाने के लिए एकमात्र उद्देश्य हम कह सकते हैं राजुल जी ये है कि इस बारे में जागरूकता सभी में पैदा की जाए, ताकि गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान माँ को भी और बच्चे को भी पर्याप्त देखभाल मिले और इसका महत्व उन्हें पता लगे। बिल्कुल। तो ये अगर पर्याप्त देखभाल होगी तो वो नहीं होगा जो कि होता आ रहा है, क्योंकि हर साल 35,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जब उनकी उचित देखभाल नहीं होती है तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो प्रसव से पहले या प्रसव के दौरान और बाद में अच्छी तरह देखभाल हो महिलाओं और नवजात शिशुओं की तो उनका जीवन बच सकता है। ये इतना खास देखभाल का मामला है कि जीवन बचाने वाली बात है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को जिस बारे में जागरूक करना है और साथ ही उन्हें गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद माँ और बच्चे की पर्याप्त देखभाल और कौशल का महत्व भी बताना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि स्त्री होती है ना माँ बनकर और भी ज़्यादा सतर्क हो जाती है और घर का काम काज तो हम बहनें करते ही रहते हैं, तो लगता है कौन सी खास बात हुई है, लेकिन नहीं भाई, कुछ देखभाल ज़रूरी है। और इसी तरह से एक अच्छा संदेश आया है इस बारे में। हमारे सुनने वाले ने लिखा है कि 11 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए समर्पित है। इस दिन उन माताओं को सम्मानित करते हैं जो अपनी संतान को जन्म देने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा देती है। ये दिन बाल विवाह की रोकथाम के लिए भी जागरूकता को बढ़ाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि बाल विवाह मातृ मृत्यु का एक अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कच्ची उम्र में जब बच्चियां मां बनती हैं तो बहुत सारी सेहत से संबंधित समस्याएं उनके साथ में हो सकती हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि मृत्यु का एक
अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान और बाद में उचित गुणवत्ता वाले पोषण और उचित स्वास्थ्य सेवाएं लेना प्रत्येक महिला का अधिकार है। दरअसल भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारा भी इसके प्रति कर्तव्य है कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कदम उठाएं और जरूरत पड़ने पर उन्हें इसके लिए शिक्षित भी करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है भाई। शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कुछ खास तरह की बातें होती हैं, जैसे कि देखभाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये जानना ज़रूरी है। तो जब गर्भवती महिला है तो उसके स्वास्थ्य की और बढ़ते हुए भ्रूण की निगरानी के लिए गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच की जाती है। उसको ध्यान से करना है, गंभीरता से लेना है और जब भी समय दिया जाए तो करवाने जरूर जाना है। हाँ, इसको अनदेखा नहीं करना है। तो समय समय पर जो एक गर्भवती स्त्री को टीके लगते हैं, ये उसकी सुरक्षा के लिए भी होते हैं और जो भ्रूण पल रहा है उसके लिए भी होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। एक और संदेश हमें इस लिए बहुत अच्छा मिला है, राजू जी मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। लिखती हैं कि ये गर्भावस्था और प्रसव के दौरान लाखों महिलाओं को होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समर्पित दिन है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये आशा का दिन है, एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने का आह्वान है जहां मातृत्व सुरक्षा और कल्याण का पर्याय है, ना कि भय और हानि का। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस अत्यंत महत्व का दिन है। ये हम विश्व संकट का सामना करने, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में समानता की वकालत करने और माताओं के लिए सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए है। हम मिलकर काम करने पर हमें ये मजबूर करता है। ये मातृत्व का उत्सव और आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो हमें ये याद दिलाता है कि इसे रोका जा सकता है और मातृ मृत्यु से मुक्त भविष्य हमारी ही पहुंच में है। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही है भाई। ये सारी बातें सिर्फ ये ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए कि क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और उनको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि ये जरूरी है कि कोई कुशल पेशेवर चिकित्सक या नर्स साथ में हो जब प्रसव के दौरान, ये जरूरी है। और कुछ अगर जटिल समस्याएं हो तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन तक तुरंत पहुंच हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा वो संक्रमण कुछ अगर होते हैं, कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं, तो वो भी माँ और बच्चे दोनों के लिए ही हानिकारक हो सकते हैं। तो उन संक्रमणों की भी ठीक से इलाज हो सके और शिक्षा, जो इस बात की शिक्षा हो और साथ ही साथ जो चिकित्सक हो उस तक पहुंच हो, क्योंकि कई बार संक्रमण इतने बढ़ जाते हैं कि अगर प्रारंभिक तौर पर अगर उनका उपचार हो जाए तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो नौबत आने ही नहीं पाती है। और राजू जी, कई बार जो ग्रामीण प्रदेश है वहाँ ऐसी नौबत आ जाती है कि अस्पताल बहुत दूर होते हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, उसके पहले अगर प्रसव हो जाता है घर में ही, तो जो गाँव में देहात में जो प्रशिक्षण प्राप्त दाई होती हैं, आप उनसे प्रसव करवा सकते हैं। उनको इस बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह घर में सुरक्षित प्रसव वो करवा सकती हैं। तो यूं ही किसी के हाथ में अपना जीवन नहीं सौंपना है। बिल्कुल, आप अगर घर में भी प्रसव आपका हो रहा है तो वो आपकी जिंदगी एक सुरक्षित तरीके से एक प्रशिक्षित दाई के हाथ में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा एक बात और भी है चंचल, कि प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु को ठीक से खाना पीना मिले, उनका जो भोजन है, पोषण है, पोषण पर बहुत ध्यान देना है। क्योंकि अगर पोषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी हालत में, मतलब आप बच्चे को ना तो बढ़ता हुआ देख सकते हैं ना, और ना ही माँ जो है वो बच्चे को पूरी तरह से माँ का दूध नहीं पी पाता है, जिसकी वजह से कमजोर होते हैं बच्चे और कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो पोषण मिले और साथ ही साथ जो एक जरूरी चीजें हैं जैसे धूप में रहना, हाँ, और थोड़े थोड़े समय पर उनको कुछ खाने को मिलता रहे जो माँ है। अगर वो अकेली है तो भी कुछ ऐसा इंतजाम करके रखें, कुछ ऐसा प्रबंध करके रखें कि वो उनको मिलता रहे। तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो एक सुरक्षित मातृत्व की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। मुझे आप जब बात करें तो बिल्कुल एक पौधे में जब एक जमीन में बीज का अंकुर फूट रहा होता है तो वो जमीन जो है वो माँ है और जो अंकुर फूट रहा है वो एक शिशु की तरह होती है। तो दोनों की देखभाल की जरूरत है।
अगर हम चाहते हैं कि उस पौधे की बढ़त अच्छी हो तो मिट्टी में खाद पानी हमें देना पड़ेगा, यानी कि माँ को खुराक अच्छी देनी पड़ेगी। और मिट्टी को अगर खाद पानी अच्छा मिला तो पौधा अपने आप ही बहुत जल्दी हरा भरा होगा और उसमें जो फूल पत्तियां हैं, फल हैं, वो लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फूलों भरी क्यारी जो है वो मुस्कुराती रहे, जो एक अंकुर है वो भी पनपे और उस अंकुर को जन्म देने वाली जो पौधा है, जो वृक्ष है, बने छायादार वृक्ष बने और इस तरह से खुशबू उसकी चारों ओर दुनिया में फैलती रहे। बस हम तो यही कहेंगे। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। पापी हो या होए पुजारी, राजा हो या कोई भिखारी, पापी हो या होए पुजारी, राजा हो या कोई भिखारी, फिर भी तूने जोड़ा सबसे माँ बेटे का नाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। जब जब जिसने तुझको पुकारा, जब जब जिसने तुझको पुकारा, तूने दिया है बढ़ के सहारा। जब जब जिसने तुझको पुकारा, तूने दिया है बढ़ के सहारा। हर भूले राही को माता, हर भूले राही को तेरा प्यार ही राह दिखाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे। तो चंचल, बिन मांगे सब कुछ पा जाने का जो सुख होता है वो अंदर ही महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे साझा भी करना चाहिए, है ना। और जब हम साझा करते हैं तो फिर बातचीत भी करते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं। मैं आपका इशारा समझ रही हूँ। अभी हम घूमने ही जाने वाले हैं और बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं जो फेसबुक पर देख चुके हैं, उन्हें पता है कि आज हम कसौली घूमने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो ये सस्पेंस ही था कि आज हम कसौली जा रहे हैं। हाँ, तो भाई कसौली के बारे में हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिख के भेजी। मतलब काफी लगता है कि बहुत सारे साथी होकर आए हैं या जाने वाले हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। जो नहीं भी जाकर आए होते हैं, हो सकता है कि उनके परिवार में या उनके पड़ोस में, उनके मित्रों में से कोई गया हो। तो जब हम अपने किस्से सुनाते हैं और हम बताते हैं ना, हम यहाँ घूमने गए थे, वहाँ ऐसे देखा वैसे देखा, तो वो पूरे चित्र हमारी आंखों के सामने होते हैं। तो वो वर्णन भी हो
हो सकता है। और जब हम भी बताते हैं ना अपने सुनने वालों को, तो जिन्होंने नहीं देखा उनके सामने एक चित्र बनता है और उनके मन में एक लालसा जगती है कि शायद बड़ी खूबसूरत जगह होगी, हमें भी घूमने जाना चाहिए। बिल्कुल। और चंचल, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है अच्छा। कि भाई हमने बहुत सारे घूमने की जगह हम बात करते हैं उनकी, और हमारे साथी जब सुनते हैं तो कहते हैं वाह वाह क्या खूबसूरत जगह है। अपनी तरफ से अगर वो कुछ जानते हैं, जानकारी होती तो वो भी भेजते हैं। एक दिन ये जानने का दिन भी होना चाहिए कि भाई कोई वहां पर घूम कर आया है कि नहीं, जहां पर हम लोग बातें करते हैं, और अगर गए हैं तो कैसा लगा, कुछ अपने अनुभव भी भेज सकते हैं। आज तो फिलहाल हम कसौली की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई कसौली होकर आया हो तो बताइए कि कैसा लगता है वहां पर, वहां जाकर आपने क्या किया या किस तरह की गतिविधियां की, क्योंकि हम तो कसौली की बात कर ही रहे हैं, लेकिन भाई जो देख कर आया है वो भी बता दे। बिल्कुल। तो देखिए, एक हमारा सबसे पहले मैं संदेश ही पढ़ देती हूँ कसौली की बातें शुरू हों उसके पहले। अब इन्होंने घूमा हुआ है या क्या है ये है, अगर चाहे तो हमें बता सकते हैं हमारे सुनने वाले। कसौली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक नगर है। समुद्र तल से लगभग 1795 की ऊंचाई पर स्थित कसौली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा पर्वतीय स्थल है। ये शिमला के दक्षिण में 77 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यहाँ देखते ही देखते कि हवा बदलने लगती है और बादलों का समूह पल भर में धूप के नीचे छतरी बनकर तुरंत ही बरस पड़ता है। क्या बात है। दूसरे ही पल मौसम साफ और चारों तरफ तन मन को रोमांचित करने वाली खुशनुमा हवाएं छूने लगती हैं। चाहे पर्यटक यहाँ के मंकी पॉइंट पर हो या क्राइस्ट चर्च के बाहर हो, बस अड्डे पर हो या माल रोड पर हो, हनुमान मंदिर में हो या साईं बाबा मंदिर में हो, हर जगह पल भर में मन को तरोताजा कर देने वाली मनमोहक हवा रोमांच से भर देती है। बल्कि यूं कहें कि कसौली पहुंचने से 2-3 किलोमीटर पहले ही यात्रियों को कसौली क्षेत्र के में प्रवेश करने का एहसास हो जाता है। क्या बात है भाई। हमारे एक साथी ने कहा भी है कि हिमाचल प्रदेश सोलन कसौली हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम है। वाह, आनंद आ गया। कम से कम बातों में ठंडक वाला एहसास मिलेगा। तो भाई हाँ, ठंडक वाला एहसास बातों के साथ साथ आपकी जो ये भावना है ना, उससे भी मिल रहा है। बिल्कुल। जब गर्मी इतनी तेज होना तो हर इंसान आज राहत ढूंढ रहा है। अरे अभी तो शुरू हुई है। बहुत छोटा सा शहर है कसौली, लेकिन बहुत खूबसूरत है, और शिमला से 77 किलोमीटर और कालका से 35 किलोमीटर दूर है, और ये 1927 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हम जमीन तल की बात कर रहे हैं, हमारे एक साथी ने समुद्र तल के से ऊंचाई बताई है। अब यहाँ की खासियत क्या है, ये 19वीं शताब्दी की बहुत याद दिलाता है। वो कैसे? और यहाँ पर ब्रिटिश काल की बहुत सारी जो इमारतें हैं ना, उनमें ऐसी सुंदर वास्तुकला है, और इतना खामोश, और इतना खामोश नहीं बल्कि इतना शांत, मीठी मीठी शांति वाला शहर है कि बस देखते ही बनता है। और जो कसौली के नामकरण के साथ में कुछ दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं, इसी संबंध में हमारे सुनने वाले ने भी कुछ लिखा है कि कहा जाता है रेवाड़ी के कुछ राजपूत हिमालय की तलहटी में बसे कसुल नामक गांव से आ बसे थे। बाद में यही गांव समय के साथ कसौली के रूप में स्थापित हो गया। और दूसरी कहानी इसके बारे में यह है कि जाबली के पास कौशल्या नाम की एक पहाड़ी जलधारा है, जिस कारण इसका नाम कसौली पड़ा। एक प्रचलित मान्यता ये भी है कि इसका मूल नाम कुसुमावली है, जिसका अर्थ होता है फूलों की कतार। कसौली के बारे में तीसरी मान्यता ये है, जो सबसे ज्यादा सटीक बैठती है, ऐसा हमारे सुनने वाले ने लिखा है कि यहाँ प्रत्येक ऋतु मौसम में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल इस जगह को बहुत आकर्षित बनाते हैं। ये नज़ारा पर्यटकों का मन मोहने के लिए काफी है। वैसे इस जगह के नाम के चाहे जितने भी किस्से हों, लेकिन विषमताओं में चर्चा एक ही है, और वो है एक बेहद आकर्षक हिल स्टेशन, जहां बीमारी के बाद लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जाते हैं। शायद यही वजह थी कि अंग्रेजों ने भी इस जगह को हिल स्टेशन के रूप में व्यवस्थित रूप से विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल सही कह रही हो भाई। कोई भी मौसम हो, या हर जगह जो है रंग बिरंगे फूलों की बहार रहती है। और कसौली ना अपनी सफाई और सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है। देवदार के पेड़ हैं, ओक है, विशाल हॉर्स पेस्टनट के जंगल हैं बड़े बड़े, तो उनसे घिरे हुए कसौली को छोटा शिमला कहा जाता है। बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है यहाँ पर। और यहाँ पर फर, रोडोडेड्रॉन
अखरोट, ओक और विलो, ये सब ऐसे हरी भरी हरियाली देखने को मिलती है कि बस जी करता है यहीं रुक जाओ। और बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब मनोरंजन के साथ साथ ये स्वास्थ्य से भी जुड़ी जगह है जी। तो भाई इतनी खास जगह हो तो सबसे पहले तो यही है कि चलो घूमने चले। और हमारे एक साथी ने मंकी पॉइंट का जिक्र भी किया है। वैसे मॉल के बारे में भी बताया है। तो यहाँ अपर मॉल और लोअर मॉल दोनों हैं। ऊपर की तरफ का जो मॉल है और नीचे की तरफ का मॉल है, वो दोनों है। और बड़ी सकरी जो सड़कें हैं ना, छोटी छोटी पतली पतली, बिल्कुल दूर से देखो तो कैसा लगता है कि कैसे जैसे किसी ने सांप रेंग कर जाता हुआ दिखाई देता है ना। जब पहाड़ी प्रदेशों की जब हम ऊपर से देखते हैं उनको, तो जो सड़कें होती हैं जिग जैग बनी हुई होती हैं, तो जैसे कोई छोटा सा सांप रेंगता हुआ जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसी नजर आती है। बिल्कुल ऐसा नजर आता है। तो भाई ये है कि यहाँ पर मंकी पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये सबसे ऊंचा स्थान है कसौली का और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि इसके बारे में एक मान्यता भी है कि जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे हनुमान जी, तो उन्होंने छलांग लगाने से पहले यहाँ पर पैर रखा था। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये भी पैर के आकार में है। अच्छा, ये देखने वाली चीज है। तो यहाँ पर इसलिए ये मंदिर की स्थापना की गई। बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर पर्यटकों की बहुत भीड़ लगी रहती है। खूब श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। वैसे ये भारतीय सेना के अधिकार क्षेत्र में है और प्रतिबंधित जगह है। यहाँ कैमरा नहीं ले जा सकते। चलो अब हम भी बहुत सारी बातें नहीं कर सकते क्योंकि अंतराल का समय हो चला है। छोटा सा अंतराल था, पूरा हो गया। हम लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ राजुल और मैं चंचल वर्मा। हम पर्वतीय प्रदेश कसौली में घूम रहे हैं। लेकिन जब बात इतने घूमने फिरने की चल रही है और इतने रोमांचकारी दृश्य हैं वहाँ के, तो ऐसी वादियों में ना मन करता है कि बस हाथों में हाथ लेके कुछ गीत गुनगुनाते हुए भी चलें। लो अभी सुनो। हंस हंस के हसीनों से नजर तार के जो भी करे
कुछ तो तड़पने का मजा भी लाजिम है, मोहब्बत में लगावट भी अदा भी, उल्फत में मिले कुछ तो तड़पने का मजा भी, इकरार किए जा कभी इनकार किए जा, हंस हंस के हसीनों से नजर तार किए जा, जो भी करे प्यार उसे प्यार किए जा, हंस हंस के हसीनों से नजर तार किए जा, जो भी करे प्यार उसे प्यार किए जा। हर एक अदा हुस्न की आंखों में बसा ले, सीने में जरा इश्क का तूफान जगा ले, सोई हुई तकदीर को बेदार किए जा, हंस हंस के हसीनों से नजर तार किए जा, जो भी करे प्यार उसे प्यार किए जा, हंस हंस के हसीनों से नजर तार किए जा, जो भी करे प्यार उसे प्यार किए जा। भाई जो भी मिले प्यार उसे प्यार किया जाए। और ये प्यार का जो प्रकृति से प्यार का जो ये सिलसिला है ना, ये कसौली में लगातार चलता रहता है। अच्छा, अभी हमने पहले मंकी पॉइंट की बात की थी जहाँ पर कैमरा ले जाना मना है। बाकी जो अरे एक फोटो तो बनती है, एक तो कम से कम सेल्फी हो जाती। चंचल तो कहती कि 3-4 हो जाए। और क्या है ना, जब आपने कहा कि भाई ये प्यार किए जा वाली बात की, तो जो ऐसे हिल स्टेशन होते हैं, पर्वतीय प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पर खास तौर से जो नवविवाहित जोड़े हैं वो बहुत देखे जाते हैं। जो हम कह सकते हैं कि एक हनीमून पॉइंट भी होता है। वो जब शादी के बाद तुरंत उन्हें कुछ साथ समय बिताना होता है, और अगर गर्मी का मौसम है, उस वक्त शादी हुई है, तो हम पहली हमारी जो प्राथमिकता होती है वो यही होती है कि किसी पर्वतीय प्रदेश पर, ठंडे जगह पर चला जाए घूमने फिरने। हाँ भाई, वो चहल पहल भी होती है, उसके अलावा और भी चहल पहल होती है। ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। हाँ। बच्चे जाते हैं वहां पर, कई बार स्कूल के ट्रिप्स जाते हैं, कॉलेज हाँ। के बच्चे जाते हैं, तो वो ट्रिप्स में जाते हैं। तो ये चहल पहल, ये आप मॉल पे टहले, अगर ऊपरी मॉल या निचले मॉल पे टहले अगर आप, तो आपको ये जो रौनक है ना वो जरूर देखने को मिलेगी। और पहाड़ियों के ऊपर नीचे जाती हुई जो सकरी सड़कें हैं, जैसे हमने बताया कि ऐसा लगता है कि कोई नाग रेंगता हुआ जा रहा है। हाँ। ऐसा लगता है कि बस इनकी एक फोटो लेकर कैप्चर करके अपने पास अपनी यादों के तौर पर इसे हम सहेज कर रख लें। और कसौली में गिलबर्ट ट्रेन का एक अलग ही आकर्षण है। दोनों ओर हरियाली से घिरा ये एक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा पथरीला सा रास्ता है, जो लवर्स लेन से शुरू होता है। देखा, आ गई ना बात। और हरे भरे हरियाली और भव्य वनस्पतियों के अलावा ये स्थान बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षियों को देखने के लिए भी अच्छी जगह है। लंबी पैदल यात्रा के दौरान यहाँ शांति महसूस करना रोमांचकारी है। गिलबर्ट ट्रेल को कसौली का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बात तो है कि ऐसी जो खूबसूरत जगह होती है ना, शांत एकदम जो रहता है, वो कहाँ से होगा, रास्ता किधर को जाएगा, बिना इस बात की परवाह किए वो खुद ही रास्ता लेकर जाता रहता है। तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है, वो अलग ही तरह का रोमांच होता है। अब बाबा बालकनाथ मंदिर जो है वो धर्मपुर कसौली सड़क पर है, और एक छोटा सा कस्बा है गड़खल, वहाँ के ग्रानर पर्वत पर है ये मंदिर। और शहर के बीच भगवान कृष्ण का एक मंदिर है जिसका निर्माण 1926 में हुआ था। ये मंदिर भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का बहुत सुंदर नमूना है, और इस मंदिर को वहाँ जो स्थानीय कारीगर थे उन्होंने बनाया था, मतलब ये खास बात है। और इसके अलावा अगर हम घूमने की जगहों की बात कर रहे हैं तो क्राइस्ट चर्च है, जिसे पहले एलिंगटन चर्च के नाम से जाना जाता था, और 1884 में ये बनाया गया था। 1884 में ये बनाया गया था। और यहाँ एक घंटाघर और एक धूप घड़ी भी है। सुंदर रंगीन कांच की खिड़कियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा शहर में जो अन्य चर्च हैं वो है बैप्टिस्ट चर्च, आयरिश रोमन कैथोलिक चर्च और सेंट पैट्रिक चर्च। कसौली से करीब 16 किलोमीटर दूर है सुबाथू पहाड़ी। यहाँ पर
गोरखा किला बना हुआ है। ये ऐतिहासिक जगह है और घने जंगलों से ये घिरी हुई है। समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर है ये, और शहर के सबसे दूसरे कोने पे, एकदम कोने में स्थित है। और ये कहा जाता है कि इसे गोरखा सेना के कमांडर अमर सिंह ने ब्रिटिश सैनिकों से लड़ने के लिए बनवाया था। और इस किले में 180 साल पुरानी तोपें हैं। ये किला इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। लेकिन चंचल, एक बात ये है कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर जब जाते हैं तो कई बार अच्छा भी लगता है और कई बार शर्म से हमारा सर झुक जाता है, क्योंकि दीवारों पर लिखे होते हैं कुछ नाम, कुछ विज्ञापन। तो भाई जाएं तो ये जरा ध्यान रखें कि कहीं पर लिखना नहीं है, कहीं कुछ खोदना वोदना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि खाने पीने का समय थोड़ा मतलब संभाल के ले जाएं। अगर खा पी रहे भी हैं तो वो जो कचरा है वो अपने पास रखें। बिल्कुल, एक छोटा सा पाउच आप बना लीजिए, तो जो भी आपके खाने के पैकेट हैं, कागज हैं, खाली रैपर्स हैं, आप वहां डाल लीजिए। उन जगहों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसी जगहों पर बहुत सारे जो विदेशी सैलानी हैं वो भी घूमने आते हैं, तो कई बार हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के लोगों का रहन सहन, आचार व्यवहार, सब चीजों का जो असर है वो उन पर भी पड़ता है। नहीं, और सुंदर चीज को और सुंदर बनाना चाहिए, उसको बिगाड़ना थोड़ी चाहिए, है ना। और तो अब एक गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल। अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है, जमा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना
कहाँ है, ये ज़मीं या आसमां है, मेरे तेरे प्यार की ये क्या अजीब दास्तां है। मीठा सा ये दर्द भी है सुहाना, दर्द सुहाना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, जवां भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। तो भाई अंदाज मस्ताना है कसौली का। सनसेट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ सूर्यास्त के समय देवदार के घने जंगल और घाटी के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए ढलते सूर्य का शानदार दृश्य दिखाई देता है। और सनराइज पॉइंट भी है वहाँ पे, सूरज को उगते हुए देखना वो भी एक अलग तरह का अनुभव है। बिल्कुल, पहाड़ों के बीच में से सूरज जब निकलता है या पहाड़ों के पीछे छुपता है, ये दोनों ही नज़ारे बड़े अद्भुत होते हैं। बिल्कुल। और कसौली में 67 एकड़ क्षेत्र में फैला केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, जो कि देश का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है और इसकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। ये 1900 में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश सेना अधिकारी थे डेविड सैंपल द्वारा, और बाद में इसका नाम बदला गया। ब्रिटिश साम्राज्य में रेबीज पर शोध के लिए इसका स्थापित ये पहला संस्थान माना जाता है, और अभी भी ये संस्थान कई सूक्ष्म अनुसंधानों में लगा हुआ है। और यहाँ का थुकप चखना, ये जो जगह है ये तो बहुत ही, हाँ, थुकपा चखना है। ये बहुत कई ताजी सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, हरा प्याज, स्ट्रिंग बीन्स, गाजर, कटी हुई पत्ता गोभी से बना एक तरह का तिब्बती मूल का नूडल सूप है। इसके अलावा धाम, सिद्धू यानी एक प्रकार की रोटी, मदरा जो चने से बनता है, और ये व्यंजन जो है यहाँ के बड़े लजीज हैं। तो अपने यहाँ का जब कहीं जाते हैं आप घूमने, तो वहाँ की चीज़ें हैं ना ज़रूर खानी चाहिए, ज़रूर वहाँ का भोजन चखना चाहिए, क्योंकि अपनी जगह से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ सब्जियाँ भले ही वही होती हैं, लेकिन उनको पकाने का, बनाने का जो अंदाज होता है वो बड़ा निराला होता है। और यहाँ के बाज़ारों में शॉल, जैकेट और बहुत सारे ऐसे पारंपरिक कपड़ों से लेकर हस्तशिल्प तक रंग बिरंगी रौनकें वो देखी जा सकती हैं। मतलब खरीदारी भी कर सकते हैं। और एक चीज जो हमने शुरू में प्रकृति की बात की थी, तो कसौली में बिल्कुल प्रदूषण रहित वातावरण रहता है। रात के समय आकाश में जो चांद होते हैं ना, जो हम लोग एक पहेली बोलते थे ना, एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर पर उल्टा धरा, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोतियों भरा एक थाल उल्टा धरा है। इतने सुंदर सुंदर तारे, नक्षत्र, वो देखना एक अलग ही तरह का दिव्य अनुभव रहता है। तो भाई जो इस तरह की खूबसूरती की तरफ बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मन में भी कुछ होता है, दिल में भी कुछ होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं चंचल, जो कभी बचपन में पहाड़ों के सौंदर्य देखने के बाद उनको प्रकृति से जो लगाव रहता है वो हमेशा चलता रहता है। और एक बात और खास बात, जैसे गर्मियों में राहत के लिए हम कोशिश करते हैं कि पर्वतीय प्रदेशों पर जाएं। एक और चीज होती है, हाँ बिल्कुल, आज हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही एसी चलाकर अपने को कमरा ठंडा कर लेते हैं। एक समय जब एसी नहीं हुआ करते थे तो खसखस की टाटी लगाकर खिड़कियों पर लगा दी जाती थी, उनको गीला करते थे ताकि जब हवा का झोंका आएगा तो कमरे में ठंडा आएगा। और इसी तरह से फिर जब कूलर आए जो मोटर से चलते थे, भाई ये तो हवा का झोंका, अगर प्रकृति ने हवा नहीं दी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से ही हवा चलानी है, तो कूलर में भी वो खसखस की टाटियां लगाई जाती थी। वो बड़े अनूठे दिन होते थे, बहुत अनूठे दिन होते थे। और इन्हीं दिनों को याद करते हमारे साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे। हमारे एक साथी कहते हैं कि हमारे घर में पहला कूलर आया, उसमें ऊपर एक टैंक था जिसमें कूलर चलने पर पानी भरा रहता था, और हम उसमें खरबूजे, लस्सी का ग्लास वगैरह रख देते थे जो बढ़िया ठंडे रहते थे। कूलर की ठंडी हवा हमारे लिए वरदान जैसी थी, क्योंकि हम टॉप फ्लोर पर रहते थे। बिल्कुल ये सब होता है भैया, बर्फ कटकने का, लस्सी पीने का, जैसे उन्होंने बताया ना, एक अलग ही होता रहता। और उसी में ठंडे जब आम आने लगते थे तो आम भी कहते हैं ना पानी में भिगो दिए जाए, तो उसी में ठंडे कर दिए जाते थे, और फिर दोपहर में खाना, वो एक अलग ही अनुभव होता था। और एक बात होती थी कि कुछ समय के बाद में, यानी कि 3 घंटे 4 घंटे की उसकी एक क्षमता होती है, जब पानी आपने भरा तो इतनी देर वो चलेगा। और गर्मियों की दोपहरी होती है तो कुछ तो वो चल रहा है इसलिए भी सूख जाता है, और बाहर की जो तेज धूप
ट्यूब है उसके पानी को जल्दी सुखा देती है। जब लू चलती है तो जब 3-4 घंटे के बाद में उसे जब भरने का नंबर आता है ना और छोटे बच्चों को कई बार इस काम में लगा दिया जाता है। तो मुझे भी याद आता है जब हम छोटे थे ना तो हमें काम में लगा दिया जाता है कि कूलर भरो। तो ऊपर नीचे हर कमरे में जहाँ जितने कूलर लगे हैं उनकी जब भराई होती थी और नानी के घर जाते थे तो छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी सी बाल्टियां लेकर ऊपर नीचे दौड़ा दिया जाता है करता था। तो बड़ा मजा आता था कूलरों को भरने में भी। बड़े सुंदर सुंदर वाक्य हमारे साथियों ने भेजे हैं। एक गाना सुन ले तब। हाँ बिल्कुल, उनके संदेश भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ गीत भी सुनते चलेंगे। तो ये बताओ चंचल कि गाने सुनने के लिए तुम ठंडी ठंडी हवा खाना चाहोगी? बिल्कुल। चली चली कैसी ठंडी हवा चली कूलर के खस के पर्दों से आती हुई। लेकिन कूलर से पहले किस चीज की बात थी इसके बारे में जिक्र करते हुए हमारे सुनने वाले ने लिखा है कि कूलर तो बहुत बाद में आया, उससे पहले बचपन में जब हम छोटे थे उस समय घर में चारों तरफ घूमने वाला टेबल फैन हुआ करता था। तब गर्मियों में खिड़की और दरवाजों पर खसखस के पर्दे लगाए जाते थे और आते जाते हम उन पर पानी छिड़कते रहते थे, जिससे एक उनसे जो खुशबू के साथ ठंडी हवा आती थी। कहते हैं कि खसखस की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए उसे छनकर आई हुई हवा में ठंडक होती है, शरीर में नई ऊर्जा के संचार में सहायक होती है और दिन भर मूड को तरोताजा बनाए रखने में भी ये ठंडक बहुत काम आती है। बिल्कुल। अब तो पर्दे नहीं लगाते, लेकिन कूलर में ही खस की टाटियां लगवा दी जाती हैं, जिनसे ठंडी हवा और खुशबू दोनों मिल जाती है। इन टाटियों पर डालने के लिए खास तरह का इत्र आता है, क्योंकि कुछ दिन जब नई लगाते हैं तो टाटियों में खुशबू आती है, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी महक आती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगातार पानी पड़ने से उनसे एक अलग दुर्गंध भी आने लगती है। उससे बचने के लिए एक अलग तरह के इत्र भी डाले जाते हैं। यही बात एक बिना जो
कूलर के बगैर जो जीवन यापन करने वाले दिन थे, उनको याद किया हमारे एक और साथी ने कि गर्मी की लू चलती दोपहरिया, तब ना एसी थे और ना कूलर होते थे। फर्श को ठंडे पानी से भिगो दिया जाता था और हर जगह तो खस की चटाइयां नहीं लगाई जा सकती, महंगी होती थी। बांस या मूंज की चटाइयां खिड़कियों पर डाली जाती थी और उन्हें भिगा दिया जाता था। कुछ मोटे पर्दे और चादरों को भी भिगाकर रूम में डाल दिया जाता था और जब पंखे चलते थे तो वो कूलर का काम करते थे। परिवार के बड़े बच्चे का काम था पाइप से चटाइयों को बाहर से भिगाना और गर्मी की दोपहरिया में सभी फर्श पर सोते थे। हम बच्चे सोते बहुत कम थे क्योंकि हमारा गाना गोटी, चाय चूड़ी और लूडो का खेल हुआ करता था और तारीफ की बात कि कमरे में अंधेरा था तो भी हम खेल लेते थे। मतलब ये देखिए आप जरा कि वाकई तारीफ की बात है ये, और ये बच्चे ही कर सकते हैं। एक और संदेश में पढ़ती हूँ राजुल जी, ये लिखा है कि खिड़की और बालकनियों को ढकने के लिए खस के पर्दों का उपयोग गर्मियों के दौरान ठंडक बनाए रखने के लिए एक अचूक तरीका था। यदि पानी का छिड़काव किया जाए तो ठंडी हवा घर के अंदर तापमान को कम कर देती है और लकड़ी जैसी खुशबू आती है। एयर कंडीशनर के आविष्कार से बहुत पहले ये स्थानीय रूप से उत्पादित और पर्यावरण अनुकूल पर्दे ही थे जो भारत की तेज गर्मी से राहत प्रदान किया करते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहां बिल्कुल कहते हैं ना कि गर्मी के दिनों में हाहाकार मच जाए, इतनी तेज गर्मी होती है, सांस लेना दूभर हो जाता है, घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है और कई बार ये लू बहुत बीमार हमें कर देती हैं। उससे बचने के लिए हम घर में ही छुपे रहते हैं और ये जो छोटी छोटी चीजें जब पहले हुआ करती थी, खस की टाटियां लगा दी जाती थी, जिनके पास बिजली की सुविधा भी नहीं है, तो यही चीजें थी जो हमें राहत दिया करती थी। और हमें गीत सुन लेते हैं। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। और चंचल, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, तो लेते हैं विदा आप सभी को राजुल चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।